दोस्तों नमस्कार, मैं खुमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमेटोपोइसिस के बारे में, साथ ही साथ हम इरिथ्रोपोइसिस के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों हम सबसे पहले दो टर्म्स को जानेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है और हीमेटोपोइसिस होता क्या है। तो दोस्तों हीमेटोपोइसिस जो होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स के संयुक्त रूप से निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। अब दोस्तों बात करें इरिथ्रोपोइसिस की, तो पर्टिकुलर RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। अब दोस्तों बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस के साइट के बारे में। सबसे पहले फीटल लाइफ, जब हम माँ के कोख में होते हैं तब RBC का निर्माण कहाँ से होता है, इसको जानते हैं। तो दोस्तों फीटल लाइफ में 3 स्टेज में RBC का निर्माण होता है। सबसे पहला मेसोब्लास्टिक स्टेज, दूसरा होता है हिपैटिक स्टेज और तीसरा होता है माइलॉइड स्टेज। सबसे पहले हम बात करेंगे मेसोब्लास्टिक स्टेज के बारे में। तो ये जो स्टेज होता है फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब माँ के कोख का जो फर्स्ट 2 मंथ होता है उस दरमियान RBC का फॉर्मेशन मेसेनकाइमा ऑफ यॉर्क सेल से होता है। मेसेनकाइमा ऑफ यॉर्क सेल से RBC का निर्माण होता है। उसके बाद अगर बात करें हिपैटिक स्टेज के बारे में, तो ये जो होती है फ्रॉम 3rd मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। हिपैटिक स्टेज जो होती है वो 3rd मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ होती है। तो इस दरमियान जो RBC का निर्माण होता है वो मुख्यतः लीवर से साथ ही साथ कुछ मात्रा में स्प्लीन एंड लिम्फ नोड से भी RBC का निर्माण होता है। अब दोस्तों बात करें माइलॉइड स्टेज की, तो माइलॉइड स्टेज जो होता है लास्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ जो होती है वो माइलॉइड स्टेज होती है। इस दरमियान RBC का जो निर्माण होता है मुख्यतः रेड बोन मैरो और लीवर के द्वारा होता है। अब दोस्तों बात करें न्यूबॉर्न बेबी, चाइल्ड और एडल्ट में, तो इनमें RBC का जो निर्माण होता है मुख्यतः रेड बोन मैरो के द्वारा होता है और कुछ मात्रा में जरूरत पड़ने पर कभी कभी लीवर भी RBC का निर्माण करती है। दोस्तों होता क्या है, 20 वर्ष की आयु से पहले जो RBC का निर्माण होता है मुख्यतः सभी प्रकार की हड्डियों में होता है। सभी प्रकार की हड्डियों में, जैसे कि फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, इन सभी प्रकार की हड्डियों की रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों रेड बोन मैरो बार बार आ रहा है, सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहूँ कि रेड बोन मैरो क्या होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन जरूर खाते होंगे। तो जैसे चिकन खाते हो तो चिकन के हड्डियों के बीच में एक भुरभुरा सा पदार्थ होता है ना, उसी पदार्थ को हम कहते हैं रेड बोन मैरो। ये मनुष्य की हड्डियों में भी पाए जाते हैं, तो वही होता है रेड बोन मैरो। वहीं पे ही RBC का निर्माण होता है। हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका निर्माण वहीं पे ही होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बोन मैरो से क्या तात्पर्य है। तो अब बात करते हैं, तो अब 20 वर्ष की आयु के पश्चात, तो 20 वर्ष की आयु के पश्चात होता क्या है, जो RBC का निर्माण होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन जैसे कि वर्टिब्रा और रिब्स, स्टर्नम, साथ ही साथ स्कैपुला जो हमारा पीठ का हड्डी होता है, बैक का हड्डी होता है, तो इनसे RBC का निर्माण होता है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की, इरिथ्रोपोइसिस RBC का निर्माण कैसे होता है। तो इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हीमेटोपोइसिस क्या होता है। हम संयुक्त रूप से हीमेटोपोइसिस को जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे इरिथ्रोपोइसिस को। तो प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस को हम जानते हैं। तो जो सबसे पहले जो हीमेटोपोइसिस जो होता है वो प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के द्वारा से होता है। ये जो प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होता है वो हमारे रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में उपस्थित होता है, जो कि प्राइमरी सेल्स होती है, प्रिमिटिव होती है। स्टेम सेल्स की ये खासियत होती है कि वो उसमें सेल्फ रिन्यूअल और सेल्फ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों ये जो प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है वो वेल डिजाइंड नहीं होता, RBC के निर्माण के लिए वेल डिजाइंड नहीं होता अर्लियर स्टेज में। तो इसलिए इसको कहते हैं अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। जब ये पर्टिकुलर ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए डिजाइंड हो जाता है, इसकी रचना होती है, तब इसको कहते हैं कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स।
दोस्तों कमिटेड प्लुरिपोटेंट हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल जो होती है मुख्यतः दो प्रकार के सेल्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है लिम्फोइड स्टेम सेल जो कि लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, और दूसरा होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ब्लास्टोसाइट। दोस्तों कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ब्लास्टोसाइट पुनः 3 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहला कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ जीएम ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट, एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगाकैरियोसाइट। तो इस प्रकार से जो जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम पे देख रहे हो, प्लुरिपोटेंट हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल जो है पुनः 2 भागों में विभाजित हो रही है, लिम्फोइड स्टेम सेल और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ब्लास्टोसाइट। तो लिम्फोइड स्टेम सेल सीधी सी बात है वो लिम्फोसाइट्स का निर्माण कर रही है, लेकिन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ब्लास्टोसाइट जो है पुनः 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट बना रहा है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ई, जैसे कि आप देख रहे हो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ई जो कि अलग अलग स्टेप के जरिए मैच्योर आरबीसी का निर्माण करता है। और आप जैसे कि देख रहे हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट जो कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसनोफिल और साथ ही साथ मोनोसाइट का निर्माण करती है। और आप देख रहे हो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एम जिसे हम मेगाकैरियोसाइट कहते हैं जो कि निर्माण करती है प्लेटलेट्स की। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, डिटेल से जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ई सबसे पहले बनता है प्रो एरिथ्रोसाइट, उसके बाद बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर जाके बनता है लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट, उसके बाद मैच्योर एरिथ्रोसाइट, मैच्योर आरबीसी का निर्माण होता है। तो दोस्तों कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट से मैच्योर आरबीसी बनने तक का जो प्रोसेस होता है उस दरमियान बहुत से चेंजेस आता है, जिनमें से सबसे पहला चेंजेस है कि जो डायामीटर होता है आरबीसी का, वो नॉर्मल डायामीटर जो मैच्योर आरबीसी का डायामीटर होता है 7.2 माइक्रोन होता है। ये जो होता है अर्लियर स्टेज में, अर्लियर स्टेज जैसे कि प्रो एरिथ्रोसाइट की स्टेज में इसका जो डायामीटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही लार्जर होता है, लगभग 25 माइक्रोन तक इसकी डायामीटर होती है। तो डायामीटर रिड्यूस हो जाती है मैच्योर आरबीसी बनते तक, साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस भी डिसअपियर होने लगता है। न्यूक्लियस प्रारंभिक स्टेज में जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, प्रो एरिथ्रोसाइट है, वहाँ जो होती है न्यूक्लियस उपस्थित होती है, लेकिन मैच्योरेशन के दरमियान वो जो न्यूक्लियस होती है वो डिसअपियर हो जाती है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का भी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म की जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है तो वो भी बदलती रहती है। स्टार्टिंग में जो हमारा प्रो एरिथ्रोसाइट होता है वो बेसोफिलिक इन नेचर होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है बेसोफिलिक होता है, उसके बाद वो जो होता है पॉलीक्रोमेटिक होता है, उसके बाद ऑर्थोक्रोमेटिक। इस प्रकार से साइटोप्लाज्म की जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होती है। तो ये चेंजेस आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक स्टेज के बारे में, डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रो एरिथ्रोसाइट के बारे में। तो प्रो एरिथ्रोसाइट में होता क्या है, इस स्टेज में जो न्यूक्लियस जो इस स्टेज में होता क्या है, सेल्स की जो डायामीटर होता है वो 20 माइक्रोन तक की होता है, 20 माइक्रोन डायामीटर होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है जो कि सेल्स को पूर्णतः घेरे हुए होता है, सेल्स को पूरा ऑक्यूपाई किया होता है जो न्यूक्लियस होता है वो। और इसमें 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई पाई जाती है। इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन अपीयरेंस नहीं होता, हीमोग्लोबिन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इस स्टेज में जो साइटोप्लाज्म का जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है वो बेसोफिलिक होती है, बेसोफिलिक इन नेचर होती है साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बारे में। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में जो सेल की डायामीटर होती है वो 15 माइक्रोन होती है। साथ ही साथ यहाँ इसमें इस स्टेज में भी जो आरबीसी हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो होता है वो स्टार्ट होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन अपीयर नहीं होता। इस स्टेज में भी जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसोफिलिक इन नेचर होता है। उसके बाद हमारा आता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। स्टेज में जो सेल का डायमीटर होता है वो 10 से 12 माइक्रोन होता है। साथ ही साथ इस स्टेज में
इस स्टेज में होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस, हीमोग्लोबिन दिखाई देने लगता है, जिसके करके जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है पॉलीक्रोमेटिक, मतलब ये एसिडिक नेचर का भी होता है हीमोग्लोबिन के कारण और बेसोफिलिक नेचर का भी होता है। उसके बाद जो होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। दोस्तों लेट नॉर्मोब्लास्ट में जो लेट नॉर्मोब्लास्ट में जो सेल का साइज होता है वो होता है लगभग 10 to 8 माइक्रोन। इस स्टेज में जो होता है पूर्णतः जो होती है हमारी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, हीमोग्लोबिन दिखाई देने लगता है। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म का जो नेचर रहता है वो ऑर्थोक्रोमेटिक होता है, ऑर्थोक्रोमेटिक साइटोप्लाज्म का नेचर होता है। और इस स्टेज में न्यूक्लियस जो होता है डिसअपियर हो जाता है, जो केंद्रक होता है वो डिसअपियर हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं रेटिकुलोसाइट के बारे में। रेटिकुलोसाइट्स में होता क्या है, इसमें इस स्टेज में जो साइटोप्लाज्म होती है वो बेसोफिलिक होती है। बेसोफिलिक इसलिए होती है कि इस स्टेज में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस जो होता है डिसअपियर होता है, साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, इनका डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन होने के कारण जो साइटोप्लाज्म है उसका नेचर बेसोफिलिक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेज जो होता है उसे हम कहते हैं मैच्योर एरिथ्रोसाइट, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। ये जो लास्ट स्टेज होता है, इस स्टेज में जो सेल्स का डायामीटर होता है वो होता है 7.2 माइक्रोन, जो एक नॉर्मल मैच्योर आरबीसी की होती है। साथ ही साथ इसका जो शेप होता है डिस्क शेप, बाइकनकेव डंबल शेप होता है और साथ ही साथ इसमें वो सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो एक मैच्योर आरबीसी में उपस्थित होने चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से एरिथ्रोपोइसिस के सारे स्टेज कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार एरिथ्रोपोइसिस की क्रिया संपूर्ण होती है। अब दोस्तों बात करेंगे फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो दो प्रकार के फैक्टर हैं। सबसे पहला स्टिमुलेटिंग फैक्टर और दूसरा होता है मैच्योरेशन फैक्टर। तो सबसे पहले स्टिमुलेटिंग फैक्टर में हाइपोक्सिया होती है। हाइपोक्सिया का मतलब ये है कि हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाना को, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो सबसे पहला हाइपोक्सिया और एरिथ्रोपोइटिन, ये दो मेजर स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण को स्टिमुलेट करते हैं। एक्चुअल में हाइपोक्सिया जब होती है तो हाइपोक्सिया सिग्नल देती है एरिथ्रोपोइटिन को। एरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी में उपस्थित होता है। एरिथ्रोपोइटिन जो है, एरिथ्रोपोइटिन सिग्नल देती है रेड बोन मैरो को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोपोइसिस के लिए एरिथ्रोपोइटिन जो है सिग्नल देती है। उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है दोस्तों थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन भी एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। साथ ही साथ विटामिन जो होते हैं, विटामिन जैसे कि विटामिन B3, B6, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, ये विटामिन जो होते हैं वो नेसेसरी होता है एरिथ्रोपोइसिस के लिए। इसलिए दोस्तों हमें डाइट में हमेशा हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, साथ ही साथ दूध अंडे का भी सेवन तो हमें विटामिन रिच डाइट लेनी चाहिए। साथ ही साथ अब बात करते हैं मैच्योरेशन फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों मैच्योरेशन फैक्टर जो होता है, विटामिन B12 जो होता है वो मेजर मैच्योरेशन फैक्टर होता है। विटामिन B12 जो होता है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो कि स्टमक के पैराइटल सेल्स में उपस्थित होती है। ये सेल्स जो है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हो तो विटामिन B12 का जो है वो अब्जॉर्प्शन नहीं होता स्टमक में और इंटेस्टाइन में, जिससे कि क्या होता है आरबीसी में मैच्योरिटी नहीं आती, आरबीसी प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता। दोस्तों उसके बाद फॉलिक एसिड जो होती है वो भी एज अ मैच्योरेशन फैक्टर काम करती है। तो दोस्तों ये था एरिथ्रोपोइसिस के बारे में जानकारी और ये था हीमेटोपोइसिस के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। धन्यवाद।